दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नर्व मसल फिजियोलॉजी। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सवाल आते हैं एग्ज़ाम्स में और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम इसके एक बेसिक टॉपिक से शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल। तो क्या डिफरेंस होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में, ये आपके सवाल आ सकता है शॉर्ट नोट में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, तो आज हम इसको 5 मार्क्स के हिसाब से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो डेफिनेशन को समझने से पहले आप एक सिनेरियो अपने माइंड में क्रिएट करिए कि मान लीजिए ये एक सेल है। तो सेल के अंदर जो एक फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो होता क्या है, इन फ्लूइड्स के अंदर कुछ आयंस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम और क्लोराइड प्रेजेंट होता है और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में पोटेशियम प्रेजेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि इंट्रासेल्यूलर में सिर्फ पोटेशियम है, यहाँ पे भी सोडियम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी क्लोराइड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो अमाउंट होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम और क्लोराइड का ज़्यादा होता है। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारा जो इवोल्यूशन है वो समुद्र में हुआ है। तो मान लीजिए ये एक समुद्र है और इसमें आपकी सेल बनी थी। तो इस सेल के बाहर समुद्र तो आपको पता ही होगा कि सॉल्टी होता है, तो सॉल्टी मतलब NaCl। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपके बाहर मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और वहीं इंट्रासेल्युलरली हम देखें तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो होता क्या है, मान लीजिए ये सेल अभी रेस्ट पे है। रेस्ट पे, सेल के रेस्ट पे होने का मतलब है कि अभी इस सेल को कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं मिला है। एक्शन पोटेंशियल मतलब मैं कुछ स्टिमुलेशन दे रहा हूँ, तो अभी मान लीजिए इस सेल को कोई भी स्टिमुलेशन नहीं मिला है। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टमीटर लगाता हूँ और उसका एक एंड बाहर से कनेक्ट करता हूँ और एक एंड अंदर से कनेक्ट करता हूँ, तो क्योंकि ये रेस्ट पे है तो हमने सोचा कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो ज़ीरो आनी चाहिए। लेकिन जब हमने रीडिंग देखी तो वो ज़ीरो नहीं थी, वो नेगेटिव में कुछ वैल्यू थी। तो ये नेगेटिव में वैल्यू क्या है, कैसे आई, इसी को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कि जब हमने किसी भी तरीके का कोई भी स्टिमुलेशन नहीं दिया है उस वक्त भी किसी तरीके का पोटेंशियल इस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से चलती है कि इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से अलग करके रखती है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कुछ चार्ज है और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ कुछ चार्ज है। इनका जो डिफरेंस होता है इसी को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ द डिफरेंस। याद रखिएगा डिफरेंस, जैसे मैंने ये सेल बनाया था उसमें अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज था और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज था। तो जब ये सेल रेस्ट पे है तब इसके चार्ज का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल हम मानते हैं कि चार्ज का जो डिफरेंस है उसी को हम पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड and inside of a cell at rest is known as resting membrane potential। तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो अब हम देखेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अलग से 5 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉजेज़ ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कॉजेज़ है कि एक तो मैंने आपको बताया था कि जो सेल के अंदर और बाहर की तरफ जो आयन का कंसंट्रेशन है वो एक बहुत ही मेजर कॉज है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्रिएट करने के लिए। उसी के साथ आप मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है वही सोडियम के लिए परमिएबल नहीं है। तो अब भले यहाँ पे सोडियम ज़्यादा हो, यहाँ पे कम हो, कुछ भी हो, मतलब ये सोडियम यहाँ से यहाँ जा ही नहीं पाएगा, तो वो किसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो 2 फैक्टर, एक तो इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और उसके साथ में ही परमिएबिलिटी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कॉज करते हैं। इनके अलावा भी कुछ माइनर कॉजेज़ है जो हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम एक एक आयन के एस्पेक्ट में देखेंगे कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम एक ऐसा आयन है जो इंट्रासेल्युलरली
जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और बाहर इसका कंसंट्रेशन कम होता है। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इनकी क्या वैल्यूज़ होती है, तो हम सारे आयंस की वैल्यूज़ एक साथ याद करेंगे। पर अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि इंट्रासेल्युलरली मतलब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम है। तो एक बेसिक अगर हम देखें डिफ्यूजन क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। किसी भी चीज़ आप मान लीजिए एयर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, कुछ भी, अगर किसी चीज़ का कंसंट्रेशन एक जगह पे ज़्यादा है और दूसरी जगह पे कम है तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज़ वॉट कॉल्ड इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अगर यही वाटर में हो रहा है तो उसको हम ऑस्मोसिस टर्म देते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफ्यूजन है इसकी वजह से ये जो पोटेशियम है वो इंट्रासेल्युलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ मूव करेगा। तो एक फैक्टर जो मैंने आपको बताया था कि एक तो कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है और दूसरा फैक्टर क्या था, परमिएबिलिटी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोटेशियम के लिए पोटेशियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखना क्या, पोटेशियम लीकी चैनल्स। पोटेशियम लीकी चैनल्स मतलब ये किसी तरीके का एनर्जी यूजेस नहीं करेंगे, किसी मतलब कुछ भी नहीं करेंगे और बिना एटीपी का यूज़ किए पोटेशियम आराम से बाहर की तरफ जा सकता है। इसलिए पोटेशियम बहुत ही इजीली बाहर जाता है और एक मेजर कंट्रीब्यूशन देता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्रिएट करने के लिए। तो अब आप समझिए कि जो पोटेशियम है वो बाहर जा रहा है, कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है, तो अंदर जो चार्ज है वो नेगेटिव होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम एक पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो बाहर की तरफ वो पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा और अंदर की तरफ नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये जो पोटेशियम है वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। मान लीजिए इसी सेल की अगर मैं बात करूँ, थोड़े टाइम बाद जब पोटेशियम कंटिन्यूसली यहाँ से लीकी चैनल्स के थ्रू बाहर की तरफ जाएगा तो बाहर बहुत सारी पॉजिटिविटी हो जाएगी और अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाएगी। तो आप खुद सोचिए, पोटेशियम जो कि एक पॉजिटिव चार्ज आयन है, अब मैं मानता हूँ पोटेशियम यहाँ पे है, तो आप देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पोटेशियम को अपनी तरफ खींचेगा और बाहर की तरफ भी पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है वो इस पोटेशियम को अंदर की तरफ धकेलेंगे। मतलब अब जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है उस इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से ये पोटेशियम अंदर की तरफ जाएगा। तो अब आप देखिए कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो पोटेशियम को बाहर भेज रहा है और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पोटेशियम को अंदर की तरफ भेज रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इसी इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। याद रखिएगा, मैं इसको वापस समझाता हूँ। फिर से देखिए कि शुरुआत में जब पोटेशियम था वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से बाहर की तरफ जा रहा था, क्योंकि अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा था और बाहर की तरफ पोटेशियम कम था, तो वो अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहा था थ्रू दीज लीकी चैनल्स। वहीं अगर थोड़ी देर बाद का सिनेरियो देखें, जब अंदर एक अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है, तब ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, कौन सा ग्रेडियंट? इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इस पोटेशियम को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएगा। अब असलियत में क्या होता है कि कुछ पोटेशियम बाहर भी जाता है, कुछ पोटेशियम अंदर भी आता है। जैसे ये पोटेशियम मान लीजिए बाहर जा रहा है, वापस ये पोटेशियम अंदर आ रहा है। तो ये एक क्या होता है कि जितने पोटेशियम बाहर जा रहे हैं उतने ही पोटेशियम अंदर आने लग जाते हैं। उसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है। उसी इक्विलिब्रियम को हम टर्म देते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल किसे कहते हैं। अब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो जो पोटेंशियल होता है उसको हम निकाल सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू। ये आपने अपनी 12th क्लास में पढ़ा होगा, नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। तो इस इक्वेशन के थ्रू, ये आपको याद नहीं करना, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि इस इक्वेशन के थ्रू आप पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम निकाल सकते हैं। तो ये जनरली आता है -90 मिलीवोल्ट। मतलब पोटेशियम ने -90 मिलीवोल्ट पे जाके वो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा, तब जहाँ पे पोटेशियम जितना बाहर जा रहा है उतना ही पोटेशियम अंदर आ रहा है। तो ये पोटेशियम के बारे में एक पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आयन की तरफ, जो कि है सोडियम।
अब सोडियम की अगर बात करें तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि एक्स्ट्रा सेलुलरली सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और इंट्रा सेलुलरली सोडियम का कंसंट्रेशन कम होता है। तो अगर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जाएंगे, ग्रेडियंट का सिंपल सा मतलब होता है डिफरेंस, तो अगर हम कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के हिसाब से जाएंगे तो सोडियम को बाहर से अंदर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो आउटसाइड टू इनसाइड। और वहीं अगर हम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के हिसाब से भी देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम ने अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया था। तो पोटेशियम ने अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया था तो वो एक पॉजिटिव चार्ज को अंदर की तरफ ही खींचेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिकली भी देखें तो सोडियम को बाहर से अंदर ही आना चाहिए, आउटसाइड टू इनसाइड। तो पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ ही आएगा। तो अगर मैं माफ़ी चाहूँगा, पोटेशियम बोल दिया मैंने, यहाँ पे होगा सोडियम। सोडियम बाहर से अंदर की तरफ ही आएगा। तो सोडियम अंदर की तरफ जब आएगा तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो ये जो पॉजिटिविटी अंदर सोडियम ने क्रिएट करी है उसको भी हम नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो वो होती है नियरली +65 मिलीवोल्ट। अब आप सोचेंगे कि सोडियम तो इलेक्ट्रिकली भी अंदर आ रहा है, केमिकली भी अंदर आ रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, तो ये वैल्यू -90 जो मैंने बताई थी पोटेशियम की उससे कम कैसे है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सोडियम के लिए इतनी परमिएबल नहीं होती। ये जो होती है वो सोडियम के लिए परमिएबल नहीं होती, इसलिए सोडियम इतने अमाउंट में, इतनी क्वांटिटी में अंदर नहीं जाता। इसलिए वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन ही करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। सिमिलरली अगर आप क्लोराइड आयन के बारे में बात करेंगे तो क्लोराइड आयन भी कंसंट्रेशन के हिसाब से बाहर ज़्यादा होता है और अंदर की तरफ कम होता है। तो क्लोराइड आयन भी बाहर से अंदर की तरफ आएगा और अंदर की तरफ एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, क्योंकि ये एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो अगर हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो वो आता है जनरली -70 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों आयन्स हो चुके हैं। तो पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम कितना था, -90 मिलीवोल्ट, क्योंकि वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है और अंदर एक नेगेटिव चार्ज छोड़ देता है। उसी के साथ सोडियम का पोटेंशियल कितना होगा, +65 मिलीवोल्ट, और क्लोराइड का पोटेंशियल कितना होगा, -70 मिलीवोल्ट। ये सब इनका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है, ये सब इनका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट कौन करता है, पोटेशियम। इसलिए जो सेल होता है उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो ट्राई करता है कि पोटेशियम के अराउंड ही रिवॉल्व करे। तो अब हमारे पास दो टर्म्स आ चुकी है, एक तो है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मैं हल्का सा डिस्क्राइब करता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि ये सेल था, यहाँ पे मान लीजिए पोटेशियम था, पोटेशियम अंदर से बाहर जा रहा था, बाहर से अंदर जा रहा था। जिस टाइम पे जितने आयन्स अंदर से बाहर जा रहे हैं और बाहर से अंदर आ रहे हैं, उस टाइम जो अंदर का जो चार्ज था, जो वोल्टमीटर रीड कर रहा था, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम जो था वो था हमारा -90 मिलीवोल्ट। वहीं अगर हम देखें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि मैं अभी बताऊंगा कि अलग अलग सेल्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप ये मत समझिएगा कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एक एक आयन्स का है, जैसे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम ये है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम होता है +65 मिलीवोल्ट, और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड होता है -70 मिलीवोल्ट। तो ये एक एक आयन का है। लेकिन जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो टोटल सेल मेम्ब्रेन की होती है, जो ओवरऑल रिजल्ट से बनती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ ये -70 मिलीवोल्ट जनरल होती है, ठीक है। बाकी मैं आगे और भी बताऊंगा दूसरे सेल्स की कितनी होती है, पर आप ये समझिए कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग अलग चीज़ें हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे
जो चार्ज है, जो कंसंट्रेशन है, वो आयंस की बरोबर नहीं होती है। जैसे मैं बोल रहा था कि पोटेशियम कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है, तो आप खुद सोचिए कि अब जो पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो ग्रेडियंट टूट रहा है। वहीं अगर मैं बोलूँ कि सोडियम कंटिन्यूसली अंदर आ रहा है, तो ये जो सोडियम का कंसंट्रेशन है ये भी कंटिन्यूसली टूट रहा है। तो इस कंसंट्रेशन जो बार बार कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती, इसको हमको मेंटेन करनी पड़ती है। तो नेचर ने इसको किस तरीके से मेंटेन किया है? नेचर ने इसको मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंप इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर बनाया है, जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंप है। तो इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं। एक बहुत ही फेमस ट्रिक है जिसका नाम है नोकिया। नोकिया का क्या मतलब है? ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इसका काम क्या होता है? तो पहली बात याद रखिएगा कि ये पंप है। पंप है मतलब ये एटीपी यूज़ करता है। और मैं आपके फैक्ट के लिए बता दूं कि जितना भी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, उसकी 25% से ज़्यादा तक एनर्जी सिर्फ इस एटीपी पंप को यूज़ करने में, इस एटीपी पंप को मेंटेन करने के लिए यूज़ हो जाती है। तो ये ट्रिक कैसे चलती है कि सोडियम आउटसाइड एंड पोटेशियम इनसाइड थ्रू द यूज़ ऑफ एटीपी। तो इस नोकिया की ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम करता है। वो सोडियम को तो बाहर भेजता है और पोटेशियम को अंदर की तरफ भेजता है। तो अब समझिए कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम कर रहा था। सोडियम को अंदर से बाहर की तरफ भेज रहा था, पोटेशियम को बाहर से अंदर की तरफ भेज रहा था, और इसी के साथ में वो एटीपी का यूज़ कर रहा था, एटीपी यूजेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने कंसंट्रेशन के हिसाब से देखा था कि ये जो सेल था उसमें सोडियम बाहर से अंदर आ रहा था, पोटेशियम अंदर से बाहर जा रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जस्ट एटीपी पंप ने इसको रिवर्स कर दिया है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, वो कंसंट्रेशन बैरियर जो बन चुका था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो बन चुका था, उसको मेंटेन करने का काम करता है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी जनरेट करता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इक्वली नहीं करता कि मान लीजिए एक सोडियम बाहर गया, एक पोटेशियम अंदर आया, दो सोडियम बाहर गए, दो पोटेशियम अंदर आए। सोडियम पोटेशियम पंप ऐसे काम नहीं करता। सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को अंदर से बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर की तरफ भेजता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप खुद देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो मान लीजिए इस एटीपी ने 1000 बार पंप किया, तो आप देखेंगे कि 3000 सोडियम बाहर आ चुके हैं और 2000 पोटेशियम अंदर जा चुके हैं। तो ओवरऑल 3000 पॉजिटिव चार्ज बाहर आए और 2000 पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ गए। तो अंदर उसने एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। ये बहुत ही माइन्यूट सा चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल -5 मिली वोल्ट ही क्रिएट कर पाता है पोटेंशियल, लेकिन ये डायरेक्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना जो कि क्रिएट हो गया था, उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम पोटेशियम पंप का कंटिन्यूसली यूज़ करना, ताकि एक जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना था वो वापस मेंटेन हो सके। और इसी के साथ में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये भी अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सोडियम पोटेशियम पंप आपके 2 मार्क्स के अंदर भी सवाल आ सकता है। तो यहाँ पे अब अगर हम इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करें, तो आपको एक तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जो कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, और उसके बाद में कॉजेज़ पता होना चाहिए। तो कॉजेज़ में सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखे थे, जिसमें हमने एक एक आयन की बात करी, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। फिर हमने बात करी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की, पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी होती है, इसलिए एक मेजर कंट्रीब्यूशन करता है फॉर द कॉज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और फिर हमने देखा सोडियम पोटेशियम पंप कैसे कंट्रीब्यूशन देता है फॉर कॉजिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम एक बहुत ही 2-3 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, और ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी की हर एक सेल्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, नर्व
कुछ भी आप उठा लीजिए, उन सब के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मसल और नर्व, इन दो सेल्स के अंदर ही मिलता है, लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बॉडी के हर एक सेल में मिलता है। फिर हमको कुछ वैल्यूज़ याद करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नर्व में कितनी होती है, -70 मिलीवोल्ट, स्केलेटल मसल में कितनी होती है, -90 मिलीवोल्ट, और स्मूथ मसल में कितनी होती है, -50 मिलीवोल्ट। ये याद करना काफ़ी आसान है। फिर हमको याद करना है व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट आयंस। तो ये मैं आपको एक ट्रिक से याद करा देता हूँ, और ये हम नियर वैल्यूज़ याद करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम होता है 150, और ये आपकी यूनिट मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, मिली मोल पर लीटर। तो इन सब की यूनिट सेम ही होगी। तो सोडियम होता है 150 मिलीमोल पर लीटर, फिर इसको आप डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। उसी तरीके से क्लोराइड लीजिए 110 मिलीमोल पर लीटर, और इसको भी डिवाइड बाय 10 कीजिए। फिर हम पोटेशियम देखें तो ये इंट्रासेलुलरली ज़्यादा होगा, तो इसको 155 ले लीजिए, और अंदर की तरफ इसको 5 ले लीजिए। तो इस तरीके से आप कंसंट्रेशन भी याद कर सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन, कैसे जनरेट होता है, इसको अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पे आके हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच, आपने ये लेक्चर सुना, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको मतलब कुछ भी दिक्कत आई हो वीडियो के दौरान, तो आप कुछ भी कमेंट करो ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे डॉनन इक्विलिब्रियम के बारे में। तो डॉनन इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे कि कैसे जो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है नेगेटिव चार्ज में। तो ये पॉइंट आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी ऐड कर सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो उसका कंट्रीब्यूशन जो नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं सेल के अंदर, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।